केरला के कोट्टयम शहर में एक 12 साल की बच्ची की दुखद मौत हो जाती है जब एक स्ट्रे डॉग उसे बुरी तरह काट लेता है। कारण होता है एक बहुत ही डेडली डिजीज, रेबीज। और टाइमली रेबीज वैक्सीन ना मिलने से वो 12 साल की बच्ची दम तोड़ देती है। ऐसे ही 25 फरवरी 2024 में एक दिल दहला देने वाला केस दिल्ली के तुगलकाबाद से भी सामने आया, जिसमें एक 1.5 साल की छोटी बच्ची पर एक कुत्तों के झुंड ने बुरी तरह अटैक कर दिया। उसे इमीडिएटली हॉस्पिटल ले जाया गया, पर अनफॉर्चुनेटली वो भी बच नहीं सकी। आपको जानकर हैरानी होगी कि सिर्फ केरला में 2022 में 20 से ज्यादा रेबीज डेथ्स रिपोर्ट किए और स्ट्रे डॉग्स ही इसके मेन कैरियर्स थे। Coming to us from Kerala, this is where the Kerala government has now gone to the Supreme Court. This after stray dogs have become a big menace in the state of Kerala. उससे भी चौंका देने वाली बात ये है कि इंडिया में 60% से ज्यादा रेबीज डेथ चिल्ड्रन और मार्जिनलाइज कम्युनिटीज मतलब ऑप्रेस पॉपुलेशन में होती है। मुंबई में भी एक 65 साल के आदमी की डेथ हो जाती है जब उसकी सोसाइटी में एक स्ट्रे डॉग उसे काट लेता है। 2023 में मुंबई में 1,64,000 से ज्यादा स्ट्रे डॉग्स थे, जो नंबर हर बीतते दिन के साथ बढ़ रहा है और बाइट केसेस हर साल 15% बढ़ रहे हैं। और अब अगर बात करें यूपी की, तो यूपी में तो सबसे ज्यादा रेबीज के कारण डेथ्स होती हैं। जैसे कि आप यही केस देख लीजिए, एक 40 साल के इंसान की डेथ हो गई जब एक स्ट्रे डॉग ने उसे काट लिया। और क्योंकि वो रेबीज वैक्सीन अफोर्ड ही नहीं कर पाया, तो इस वजह से उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। प्रॉब्लम हम इंसान हैं, ये स्ट्रे एनिमल्स, या फिर हम सभी इस प्रॉब्लम का हिस्सा है और हमें इस बात का पता ही नहीं है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और डिटेल में डिस्कस करते हैं इंडिया की इस स्ट्रे डॉग क्राइसिस को, और एंड में बात करेंगे उनकी सॉल्यूशंस की भी। इंडिया में लगभग 15 से 35 मिलियन स्ट्रे डॉग्स हैं, जो इसे दुनिया का सबसे ज्यादा स्ट्रे डॉग पॉपुलेशन वाला देश भी बनाता है। लेकिन ये स्ट्रे डॉग या स्ट्रे एनिमल होता क्या है? स्ट्रे शब्द के क्या मायने हैं? तो अंग्रेजी का ये शब्द फ्रेंच एस्ट्रेयर से आया है, जिसका मतलब है भटकना या घर से दूर हो जाना होता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि इन डॉग्स को स्ट्रे क्यों कहते हैं। इन स्ट्रे एनिमल्स का अपना कोई मालिक या घर नहीं होता, सड़कों, पार्क्स और कचरे के ढेर पर भटकते रहते हैं। धूप हो या बारिश, ये डॉग्स ऐसे ही भटकते रहते हैं। जिंदगी बचाने के लिए कचरा खाते हैं या लोगों की भीख पर डिपेंड करते हैं। तो जरा सोच के देखिए इन स्ट्रे डॉग्स की लाइफ कितनी मुश्किल होती होगी। YouTube पर एक डॉक्यूमेंट्री भी है जो एक स्ट्रीट डॉग की लाइफ को दिखाती है, अ स्ट्रीट डॉग्स लाइफ के नाम से। सिर्फ 2 मिनट और 9 सेकंड की ये कमाल की डॉक्यूमेंट्री दिखाती है एक स्ट्रीट डॉग की रोजमर्रा की जिंदगी कैसी होती होगी। जरूर देखिएगा और तब शायद समझ में आए कि कैसे ये स्ट्रे डॉग्स हमसे भी बड़े विक्टिम्स हैं इंसानों के। अब बात करते हैं ये स्ट्रे डॉग्स आए कहां से, क्या है इनकी हिस्ट्री। तो सबसे पहले लगभग 15,000 से 30,000 साल पहले इंसानों का इंटरेक्शन फर्स्ट टाइम वुल्व्स यानी भेड़ियों से हुआ। इंसानों ने इन्हें अपना सिक्योरिटी गार्ड और दोस्त बनाया, लेकिन कुछ वुल्व्स सेमी वाइल्ड रहने लगे और कह सकते हैं कि यही वुल्व्स से आज के स्ट्रे डॉग्स का जन्म हुआ। इजिप्शियन और मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में तो डॉग्स को भगवान माना जाता था। उसके बाद जब यूरोपियंस ने कॉलोनीज को लूटना शुरू किया, तो अंग्रेज, पोर्टुगीज, फ्रेंच अपने साथ अपने पेट्स जैसे कि टेरियर्स और स्पेनियल्स लाए। जब ये लोग लौट गए तो कई पेट्स ऐसे ही यहाँ छूट गए या छोड़ दिए गए, और फिर इन पेट्स ने कॉलोनीज जैसे कि इंडिया, अफ्रीका में स्ट्रे पॉपुलेशन को बढ़ावा दिया। उसके बाद इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के दौरान जैसे ही फैक्ट्रीज और सिटीज में भीड़ बढ़ी, गरीब लोग अपने डॉग्स को सड़क पे छोड़ने लगे और यहीं से स्ट्रे डॉग्स का मॉडर्न प्रॉब्लम शुरू हुआ। फिर आज के मॉडर्न एरा मतलब कि 20s में यहाँ ग्लोबलाइजेशन के साइड इफेक्ट्स भी देखने को मिले, जैसे कि जब ये लोग फॉरेन कंट्रीज से पेट्स इंपोर्ट करते हैं, फिर बोर होकर उन्हें कहीं भी छोड़ देते हैं। जैसे देखिए कैसे इस हस्की ब्रीड के डॉग को इसके ओनर ने ऐसे ही सड़क पर छोड़ दिया। और सिर्फ यही ब्रीड नहीं, ऐसे ही बहुत सी ब्रीड के डॉग्स को ऐसे ही अबैंडन कर देते हैं। इसलिए स्ट्रे पॉपुलेशन अब दुनिया के हर कोने में है, लेकिन सबसे ज्यादा इंडिया, ब्राजील, तुर्की जैसे देशों में है। लेकिन प्रॉब्लम इससे भी कहीं ज्यादा सीरियस है। जी हाँ दोस्तों, अब मैं बात कर रहा हूँ रेबीज की। रेबीज एक सीरियस वायरल डिजीज है जो इन्फेक्टेड एनिमल्स की सलाइवा के थ्रू ह्यूमंस और दूसरे मैमल्स में स्प्रेड होता है। ये वायरस बॉडी में एंटर होने के बाद नर्वस सिस्टम तक पहुंचता है और ब्रेन को सीधा अफेक्ट करता है।
जैसे कि हमने बात की, जिससे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में इन्फ्लेमेशन हो जाती है, सूजन। एक बार इस डिजीज के सिम्टम्स डेवलप होने के बाद ये लगभग 100% फेटल होता है। मतलब एक बार अगर रेबीज हो गया तो बचने के चांस ऑलमोस्ट 0 हैं। सिम्टम्स में फीवर, पेन, वूंड साइड पर टिंगलिंग सेंसेशन, हाइपर एक्टिविटी, हाइड्रोफोबिया मतलब पानी का डर, और एरोफोबिया भी, हवा का डर भी शामिल है। और आखिर में कोमा और डेथ इसका मोस्टली केसेस में रिजल्ट देखने को मिला है। इंडिया में रेबीज प्राइमरीली स्ट्रे डॉग्स के थ्रू स्प्रेड होती है। WHO के मुताबिक इंडिया में हर साल अप्रोक्सीमेटली 18,000 से 20,000 लोग रेबीज के कारण मारे जाते हैं। ये डेथ ज्यादातर डॉग बाइट्स के कारण होती है, क्योंकि इंडिया में स्ट्रे डॉग पॉपुलेशन काफी हाई है, काफी क्या सबसे ज्यादा है दुनिया में। एक रीसेंट डेटा के मुताबिक 2023 में इंडिया में लगभग 30.5 लाख डॉग बाइट केसेस रिपोर्ट हुए, जिसमें 286 लोगों की डेथ हो गई। ये स्टैटिस्टिक्स दिखाते हैं कि हर दिन एवरेज 834 डॉग बाइट केसेस रिपोर्ट होते हैं। 2024 में डॉग बाइट केसेस में 26.5% का इंक्रीज देखा गया। टोटल 2.75 मिलियन इंसिडेंट्स रिपोर्ट हुए। इनमें से दिल्ली और वेस्ट बंगाल स्टेट्स में सबसे ज्यादा रेबीज डेथ्स रिपोर्ट हुई हैं। 2022 में दिल्ली में 48 और वेस्ट बंगाल में 38 सीरियस कैजुअलिटीज हुई। लेकिन क्या आपको पता है इस डिजीज का इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है? इंक्यूबेशन पीरियड वो समय होता है जब वायरस बॉडी में एंटर होने के बाद पहले सिम्टम्स किसी भी ह्यूमन या फिर डॉग में दिखने लग जाते हैं। जनरली रेबीज का इंक्यूबेशन पीरियड ह्यूमंस में टिपिकली 1 से 3 महीने का होता है, लेकिन ये 1 वीक से लेकर 1 साल या उससे ज्यादा भी हो सकता है। बाइट या स्क्रैच आपके ब्रेन से कितना दूर है सुन के थोड़ा अजीब लगेगा, पर इस स्टडी पर जरा नजर डालिए। कुछ हफ्ते बाद उस आदमी को एन्सेफेलाइटिस मतलब दिमाग में सूजन के लक्षण डेवलप हुए और अगस्त 27, 2024 को उसकी मौत हो गई। इस केस से यह हाईलाइट होता है कि रेबीज एक्सपोजर के बाद तुरंत ट्रीटमेंट कितना जरूरी है। लेकिन क्या रेबीज का कोई ट्रीटमेंट है? रेबीज का इफेक्टिव ट्रीटमेंट तभी पॉसिबल है जब सिम्टम्स अपीयर होने से पहले ही इनिशिएट किया जाए। सिम्टम्स शुरू होने के बाद डिजीज ऑलमोस्ट हमेशा फेटल होती है। अब बात करते हैं क्यों ये स्ट्रे डॉग्स की पॉपुलेशन इतनी तेजी के साथ बढ़ रही है और साथ ही साथ क्या है उसके पॉसिबल सॉल्यूशंस। नंबर 1, पुअर वेस्ट मैनेजमेंट। इंडिया में पुअर वेस्ट मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा इशू है, जो सिर्फ एनवायरमेंटल पॉल्यूशन तक सीमित नहीं है, बल्कि स्ट्रे डॉग पॉपुलेशन के रैपिड ग्रोथ का भी एक मेजर रीजन है। अगर आप किसी भी बड़े शहर की सड़कों पर घूम लें तो आपको हर दूसरे मोड़ पर कचरे के ढेर दिख जाएंगे। ये सिर्फ एक सैनिटेशन प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि एक ऐसी वजह भी है जो अर्बन वाइल्ड लाइफ और स्ट्रे एनिमल्स के लिए एक आइडियल हैबिटेट क्रिएट करती है। इन स्ट्रे डॉग्स के लिए खुले में पड़ा फूड वेस्ट एक ऐसी अपॉर्चुनिटी होती है जो उनके सर्वाइवल रेट को बढ़ाती है और पॉपुलेशन कंट्रोल एफर्ट्स को भी नाकाम बना देती है। एक स्टडी के मुताबिक इंडिया हर दिन अप्रोक्सीमेटली 1.5 लाख मेट्रिक टन सॉलिड वेस्ट जनरेट करता है। बड़ी सिटीज जैसे दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु इसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूट करती हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इसमें से सिर्फ 70 से 75% वेस्ट ही सही तरीके से कलेक्ट और डिस्पोज किया जाता है। बाकी का वेस्ट या तो इलीगल लैंडफिल्स में डंप होता है या फिर सड़कों पर पड़ा रहता है। ये वही जगह होती है जब स्ट्रे डॉग्स फूड ढूंढते हैं और सरवाइव करने लगते हैं। ये इशू सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित नहीं है, छोटी सिटीज और विलेजेस भी इस प्रॉब्लम से इक्वली अफेक्टेड हैं। एक और शॉकिंग फैक्ट ये है कि इंडिया में हर साल लगभग 68 मिलियन टन फूड वेस्ट जनरेट होता है। वहाँ के लोग या तो अपना कचरा खुले में डाल देते हैं या फिर सिंपली कहीं भी फेंक देते हैं। ये भी स्ट्रे डॉग्स के सर्वाइवल को बहुत इजी बना देता है। लेकिन सवाल ये है कि कैसे कचरा फैलाने से इन स्ट्रे डॉग्स की पॉपुलेशन बढ़ जाती है? तो इसका सीधा जवाब है कि जब इन डॉग्स को खुले में फूड सप्लाईज मिलती है तो इनकी मेटिंग साइकिल एक्टिव हो जाती है और नए पपीज जन्म लेने लगते हैं। ऐसे ही गार्बेज फैलाने से उन्हें जरूरी न्यूट्रिशन मिलता है, जिससे उनका सर्वाइवल और रिप्रोडक्शन दोनों इंप्रूव होता है और धीरे धीरे स्ट्रेज ओवर पॉपुलेट हो जाते हैं। ओवर पॉपुलेशन का मतलब है एक एरिया में स्ट्रे डॉग्स की संख्या बहुत ज्यादा हो गई, जिससे लिमिटेड रिसोर्सेज जैसे फूड, वाटर और शेल्टर पर भी कंपटीशन बढ़ जाता है। समझो एक गली में 50 स्ट्रे डॉग्स हैं, लेकिन अवेलेबल फूड सिर्फ इतना है कि 20 डॉग्स ही खाना ले सके। अब बाकी 30 डॉग्स को मिलने के लिए फूड के लिए लड़ना पड़ता है। इससे ना सिर्फ फाइट्स होती हैं, बल्कि वीकर डॉग्स की हेल्थ पे भी बुरा असर पड़ता है और बहुत से कुत्ते या तो आपस में ही लड़कर मारे जाते हैं या गाड़ियों के नीचे आकर मारे जाते हैं। यानी अनकंट्रोल ग्रोथ से जो सफरिंग होती है वो ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है। ह्यूमेन कंट्रोल का मकसद यही होता है कि ऐसी सिचुएशन क्रिएट ना हो जहां डॉग्स को एक्सट्रीम स्टार्वेशन या हेल्थ इश्यूज या ऐसे एक्सीडेंट्स का सामना करना पड़े। इसी के साथ ये बात समझनी जरूरी है कि कोई भी सॉल्यूशन
इंटेंशनली एनिमल्स को सफर करने के लिए नहीं बनाया जाता। जब मैंने कहा कि फूड शॉर्टेज की वजह से डॉग्स का सर्वाइवल रेट कम हो सकता है, तो ये नेचुरल आउटकम है अगर रिसोर्सेज बिल्कुल लिमिटेड हो जाएं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम इंटेंशनली ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं जहां स्ट्रेस को एक्स्ट्रा तकलीफ हो। मिसाल के तौर पर प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट के साथ साथ CNR कैच न्यूटर रिलीज प्रोग्राम्स को भी चलाया जाना चाहिए। इस तरह के प्रोग्राम्स में डॉग्स को पहले कैप्चर करके उन्हें स्टेरिलाइज किया जाता है ताकि उनकी ब्रीडिंग कंट्रोल में रहे। साथ ही वेस्ट मैनेजमेंट से फूड सप्लाई को रिस्पॉन्सिबली मैनेज किया जाता है ताकि डॉग्स की ओवर पॉपुलेशन ना हो और उन्हें ज्यादा रिसोर्स कंपटीशन का सामना ना करना पड़े। नंबर 2, फेल्ड स्टेरिलाइजेशन एंड वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स। इंडिया में स्ट्रे डॉग्स की पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए स्टेरिलाइजेशन और वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स बहुत जरूरी है, लेकिन आज भी कई स्टेट में इन प्रोग्राम्स को सही तरह से इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता। जैसे कि जयपुर, जहाँ पर स्ट्रे डॉग्स हर कोने में दिखते हैं। यहाँ पर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने कुछ टाइम पहले स्टेरिलाइजेशन प्रोग्राम स्टार्ट किया, लेकिन उनके पास प्रॉपर रिसोर्सेज नहीं थे और आउटरीच भी काफी लिमिटेड रही। इस वजह से एस्टिमेटेड फिगर्स के मुताबिक जयपुर में स्ट्रे डॉग्स का पॉपुलेशन हर साल 5 to 7% इंक्रीज होता रहता है। ऐसे ही अगर महाराष्ट्र की बात करें तो मुंबई में गवर्नमेंट ने स्ट्रे डॉग्स के लिए स्टेरिलाइजेशन और वैक्सीनेशन ड्राइव्स ऑर्गेनाइज करने की कोशिश की, लेकिन रीसेंट सर्वे से पता चला कि उन ड्राइव्स का कवरेज सिर्फ 40 to 50% ही रहा। एक सर्वे जो 2023 में किया गया था, उसके हिसाब से मुंबई में अभी भी 2.5 लाख से ज्यादा स्ट्रे डॉग्स एरिया में भटक रहे हैं, जिसमें से बहुत कम लोगों ने इन्हें स्टेरिलाइज या वैक्सीनेट करवाया है। ये सिचुएशन तब और सीरियस हो जाती है जब रेबीज जैसे फेटल डिजीजेस का रिस्क देखने को मिलता है। सेम हाल कोलकाता का भी है। यहाँ भी स्टेरिलाइजेशन प्रोग्राम्स के लिए एलोकेटेड फंड्स और मैन पावर की कमी ने काफी प्रॉब्लम्स क्रिएट की। एक रिपोर्ट के मुताबिक कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने पिछले 2 सालों में स्ट्रे डॉग स्टेरिलाइजेशन के लिए जो फंड्स अलॉट किए, उनका एक बड़ा हिस्सा एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज और मिसमैनेजमेंट की वजह से वेस्ट हो गया। रिजल्ट ये हुआ कि एस्टिमेटेड 60% स्ट्रे डॉग पॉपुलेशन अभी भी अनवैक्सीनेटेड और नॉन स्टेरिलाइज्ड है, जिसकी वजह से रेबीज और डॉग बाइट इंसिडेंट्स का नंबर बढ़ता ही जा रहा है। और आयरनी ये है कि इसका सारा ब्लेम भी इन अथॉरिटीज पर नहीं बल्कि इन स्ट्रे डॉग्स पर आता है। अब ये बेजुबान जानवर खुद जाके तो अपने आप को वैक्सीनेट नहीं करा सकते। एक रीसेंट सर्वे नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल NCDC ने रिलीज किया। उसमें बताया गया कि अर्बन एरियाज में स्ट्रे डॉग स्टेरिलाइजेशन और वैक्सीनेशन ड्राइव्स को लेकर अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी की भी कमी है। रिपोर्ट्स के हिसाब से 2022 में इंडिया के मेजर मेट्रोज में सिर्फ 45 to 50% स्ट्रे डॉग पॉपुलेशन स्टेरिलाइज थी, जो कि टारगेट से बहुत दूर है। और ये फिगर्स न केवल अर्बन एरियाज में बल्कि रूरल और सेमी अर्बन एरियाज में भी बहुत लो है। गवर्नमेंट की पॉलिसीज में भी कंटिन्यूटी की कमी नजर आती है। एक बार स्टेरिलाइजेशन ड्राइव शुरू होती है तो फंडिंग, ट्रेन स्टाफ और प्रॉपर फॉलो अप प्रोग्राम्स का अरेंजमेंट करना मुश्किल हो जाता है। स्टेट्स जहां पॉलिटिकल विल स्ट्रॉन्ग है वहां पर थोड़ा इंप्रूवमेंट जरूर देखा गया है, लेकिन ओवरऑल नेशन वाइड कवरेज अभी भी बहुत पुअर है। नंबर 3, लैक ऑफ पेट ओनरशिप एंड इल्लीगल ब्रीडिंग। एक छोटी सी गली में एक गोल्डन रिट्रीवर सड़क के कोने पर भटक रहा था। कभी किसी के पैरों के बीच से गुजरने की कोशिश करता तो कभी किसी रेस्टोरेंट के बाहर बचा कुचा खाना ढूंढने लगता। उसकी आंखों में एक अलग सी उदासी थी, शायद इसलिए क्योंकि एक टाइम पे वो किसी के घर का प्यारा पेट था, पर जब उसके ओनर्स बोर हो गए, क्या उसका ख्याल रखना उनके लिए ज्यादा मेहनत लगने लगा, तो उसे सिंपली रोड पे छोड़ दिया। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है। इंडिया में हर साल हजारों पेट्स को उनके सो कॉल्ड ओनर्स ऐसे ही सड़कों पे लाके छोड़ देते हैं। कुछ लोग शुरुआत में डॉग्स को एक फैशन स्टेटमेंट या स्टेटस सिंबल की तरह अडॉप्ट करते हैं, पर जब उन्हें रियलाइज होता है कि एक पेट सिर्फ एक क्यूट टॉय नहीं बल्कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, तब वो उनसे जान छुड़ाने लगते हैं। जो लोग रिस्पॉन्सिबल पेट ओनरशिप समझते भी हैं, उनमें से भी कई लोग जब डॉग बीमार हो जाता है या बुढ़ा हो जाता है तब उसे ऐसे ही सड़क पे ले जाके छोड़ देते हैं। रेबीज और स्ट्रे डॉग प्रॉब्लम का एक बड़ा रीजन ये भी है कि लोग अपने पालतू डॉग्स को अबैंडन कर देते हैं, जो फिर लोकल स्ट्रे डॉग पॉपुलेशन के साथ मिक्स हो जाते हैं और अनप्रोटेक्टेड और अनवैक्सीनेटेड ही रह जाते हैं। इल्लीगल ब्रीडिंग का बिजनेस भी उतना ही हार्टलेस है। अनएथिकल ब्रीडर्स फीमेल डॉग्स को एक बेबी मेकिंग मशीन की तरह ट्रीट करते हैं जब तक उनकी बॉडी कंप्लीटली एग्जॉस्ट नहीं हो जाती। ये ब्रीडर्स किसी भी एथिकल प्रैक्टिस को फॉलो नहीं करते, ना तो प्रॉपर वेटेरिनरी केयर देते और ना ही उन्हें न्यूट्रिशन मिलता। बस एक फीमेल डॉग को बार बार प्रेग्नेंट बनाते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा पपीज बेच सके। जब फीमेल डॉग फिजिकली इतनी वीक हो जाती है
कि वो और प्रेग्नेंट नहीं हो सके तो उसे या तो मार दिया जाता है या सड़कों पर ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। पेट शॉप्स और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे क्यूट पपीज बेचने वाले लोग दिखने में प्रोफेशनल लग सकते हैं, पर इनके पीछे की रियलिटी भी बहुत ज्यादा डार्क और डिस्टर्बिंग होती है। द बेटर आई गेट टू नो मेन द मोर आई फाइंड माई सेल्फ लविंग डॉग्स। ये बात किसी ने कही थी, पता नहीं किसने, पर है बिल्कुल सच। कुत्तों का दिल इंसान से बड़ा होता है। अगर आप उनसे प्यार से मिलो तो वो भी अपनी जान तक देने को तैयार रहते हैं। एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। एक ठंडी रात को राजू चाय बेच रहा था जब उसने देखा कि एक स्ट्रीट डॉग कान झुका के धीरे धीरे उसकी स्टॉल की तरफ आ रहा था। भूखा था बेचारा, पर डर भी रहा था, शायद इसलिए क्योंकि इस दुनिया ने सिर्फ उसे दुख और अब्यूज ही दिया था। एक लड़का जो पास से गुजर रहा था उसने बिना वजह के एक पत्थर उठाया और इस बेचारे डॉग को दे मारा। ये तो बहुत कॉमन है वैसे। वो बेचारा चीख कर पीछे हट गया, लेकिन ये उसके लिए नया नहीं था। लोग जब चाहते हैं मारते हैं, जब चाहते हैं डंडे से भगा देते हैं, फिर जब वही डॉग सेल्फ डिफेंस में किसी को काट लेता है तो उसे वायलेंट या रेबीड बोलकर मार दिया जाता है। और ये बेजुबान जानवर तो अपनी सफाई में कभी कुछ बोल नहीं सकेंगे, तो इनका पॉइंट ऑफ व्यू बस पॉइंट ऑफ व्यू ही बन के रह जाता है। अबैंडन डॉग्स, बीटन डॉग्स, टॉर्चर्ड डॉग्स, ये सब जब एक स्ट्रीट पैक का हिस्सा बन जाते हैं तो नेचुरली सर्वाइवल के लिए अग्रेसिव हो जाते हैं। अ डॉग इज द ओनली थिंग ऑन अर्थ दैट लव्स यू मोर देन ही लव्स हिमसेल्फ। पर जब इंसान ही उन्हें धोखा दे दें तो वो इंसानों पर कैसे भरोसा करेंगे। और ये साइकिल तब तक नहीं रुकेगी जब तक लोग अडॉप्शन को प्रायोरिटी नहीं देंगे। अडॉप्ट एंड डोंट शॉप। इसी के साथ पेट ओनरशिप को भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी समझा जाना चाहिए और इनलीगल ब्रीडिंग पर स्ट्रिक्ट लॉज इंप्लीमेंट होनी चाहिए। तो आगे से जब भी एक स्ट्रे डॉग पे पत्थर फेंकने का मन करे, एक बार जरा सोचना, शायद उसने भी कभी किसी के घर में प्यार देखा हो, पर अब उसका एक ही मकसद है, सिर्फ जिंदा रहना। क्योंकि कोई भी लिविंग बीइंग अपनी मर्जी से तो स्ट्रे डॉग बन के इस धरती पर जन्म नहीं लेता। उसके पास अगर शायद से चॉइस होती तो वो क्यों ही ऐसी लाइफ को अपने लिए चुनता। नंबर 4, ब्रीडिंग बाय स्ट्रे डॉग्स। एक फीमेल स्ट्रे डॉग का ब्रीडिंग साइकिल हर 6 से 8 महीने में एक्टिव होता है, जो डोमेस्टिक पेट्स के मुकाबले ज्यादा फ्रीक्वेंट होता है, जिसमें एक लिटर में 5 से 10 पिल्ले तक हो सकते हैं। अब सोचो, एक शहर में हजारों फीमेल स्ट्रे डॉग्स हैं और हर साल 2 बार पपीज दे रही है। ये साइकिल बिना किसी इंटरप्शन के चलता रहा तो हर साल लैक्स में नए स्ट्रे डॉग स्ट्रीट पर आ जाते हैं। यही वजह है कि जितना स्टेरिलाइजेशन होता है उतनी ही तेजी से नए स्ट्रे डॉग्स जन्म ले लेते हैं और प्रॉब्लम कभी खत्म ही नहीं होती। बड़ी दिक्कत ये है कि स्ट्रे डॉग के पपीज का सर्वाइवल रेट सिर्फ 30 to 40% होता है, क्योंकि या तो वो डिजीज से मर जाते हैं या भूख से या गाड़ियों के नीचे आ जाते हैं। पर जो बचते हैं वो एक नए जनरेशन के स्ट्रे डॉग्स बन जाते हैं जो आगे चल के और ज्यादा ब्रीड करते हैं। नंबर 5, अर्बनाइजेशन। एक वक्त था जब शहरों के बाहर बड़े बड़े जंगल होते थे, खुले खेत होते थे जिसमें जानवर आजादी से घूमते थे, पर आज देखो हर तरफ बस ऊंची ऊंची इमारतें हैं। नेचर डज नॉट बिलोंग टू अस, वी बिलोंग टू द नेचर। पर हम ये भूल ही गए हैं। हर नए हाईवे के साथ, हर नए मॉल और सोसाइटी के साथ हम उन्हीं जानवरों का घर तोड़ रहे हैं जो यहाँ हमसे पहले रहते थे। जंगल काट रहे हैं और जो जानवर वहाँ रहते थे उन्हें बस सड़कों पे भटकने के लिए छोड़ दिया जाता है। जो वाइल्ड डॉग्स और जैकल्स वहाँ रहते थे उनके पास कोई और जगह नहीं बची और धीरे धीरे वो शहरों के अंदर आते चले गए, स्ट्रे डॉग्स का हिस्सा बन गए। ये साइकिल हर शहर में चल रही है। हम नेचर को खत्म कर रहे हैं और फिर कंप्लेन करते हैं कि स्ट्रे डॉग्स और जानवर बढ़ क्यों रहे हैं। फाइनली दोस्तों, इन सब प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन काफी सिंपल है वैसे। अगर इंडिया में स्ट्रे डॉग क्राइसिस को सीरियसली कंट्रोल करना है तो सिर्फ टेम्परेरी सॉल्यूशन या हाफ हार्टेड इनिशिएटिव्स काम नहीं करेंगे। मास स्टेरिलाइजेशन और वैक्सीनेशन ड्राइव्स को अग्रेसिव तरीके से हर स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर लॉन्च करना होगा, बिना किसी ब्यूरोक्रेटिक डिले के। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस को सिर्फ एक बार नहीं बल्कि कंटिन्यूअसली स्टेरिलाइजेशन और वैक्सीनेशन का डेटा ट्रैक करना होगा, ताकि पता चले कि एक्चुअल इम्पैक्ट हो रहा है या नहीं। स्ट्रे डॉग्स के लिए प्रॉपर फूड वेस्ट मैनेजमेंट भी जरूरी है, क्योंकि जब तक उन्हें खाने का ओपन सोर्स मिलता रहेगा उनकी पॉपुलेशन कंट्रोल करना मुश्किल होगा। पब्लिक को भी इन्वॉल्व करना पड़ेगा। एनजीओ के साथ कोलैबोरेशन हो, अडॉप्शन प्रोग्राम्स प्रमोट किए जाएं और लोगों को रिस्पॉन्सिबल पेट ओनरशिप सिखाई जाए। बड़ी सिटीज जैसे मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु के साथ छोटी सिटीज और रूरल एरियाज में भी प्रॉपर शेल्टर्स और फॉस्टर प्रोग्राम्स होने चाहिए, जिससे स्ट्रे डॉग्स को रिहैबिलिटेशन मिले और उनका अग्रेसिव बिहेवियर कंट्रोल हो सके। गवर्नमेंट पॉलिसीज सिर्फ पेपर तक सीमित ना रहे बल्कि एग्जीक्यूशन ग्राउंड लेवल तक हो, जिसमें स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग हो कि स्टेरिलाइजेशन और रेबीज वैक्सीनेशन का इम्प्लीमेंटेशन हो भी रहा है या नहीं। जब तक ये सारी चीजें साइमल्टेनियसली नहीं होगी तब तक ये क्राइसिस सिर्फ बढ़ता रहेगा। एक बार जरा सोच के देखिए, अगर हर एक स्ट्रे डॉग जो आज सड़क पर भटक रहा है उसका एक घर होता, उसे थोड़ा सा प्यार मिलता, तो शायद वो भी अपनी जिंदगी दोस्ती और वफादारी के साथ जी पाता। डॉग्स डू स्पीक बट ओनली टू दोज हु लिसन। पर हम उनकी आवाज सुन ही का रहे हैं। उनका दुख सिर्फ एक
प्रॉब्लम बन के रह गया है, जिसका सॉल्यूशन लोग या तो मारना सोचते हैं या इग्नोर करना। पब्लिक को भी ये समझना होगा कि अ डॉग इज फॉर लाइफ, नॉट जस्ट फॉर क्रिसमस। पेट अडॉप्शन को प्रमोट करना होगा ताकि लोग नए ब्रीड्स लेने की जगह उन्हीं स्ट्रेस को एक नया जीवन दान दे। इल्लीगल ब्रीडिंग पे स्ट्रिक्ट लॉज लगने चाहिए ताकि नए अनवांटेड पपीज जन्म ही ना ले और जो ऑलरेडी है उनके लिए जगह बन सके। एक बार सोच के देखिए, अगर आप किसी पपी को सड़क पे भटकने से बचा ले तो उसकी पूरी दुनिया बदल सकती है। You can't change the world by saving one dog, but you can change that dog's world forever। ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन कोई एक रात में नहीं आएगा, पर अगर हम सब मिलकर काम करें तो एक दिन जरूर आएगा जब हर डॉग का एक घर होगा, एक रिस्पॉन्सिबल ओनर होगा और सड़कों पर दिखने वाली उदास आंखों की जगह एक सुकून भरी मुस्कुराहट होगी। और साथ ही इंसानों के साथ डॉग बाइट एंड डेथ के इंसिडेंट्स भी नहीं होंगे। तो दोस्तों, अगर आप भी इस विजन से सहमत हैं तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं क्या आप प्रॉब्लम का पार्ट रहेंगे या सॉल्यूशन के लिए एक स्टेप लेंगे। टिल देन, टेक केयर एंड स्प्रेड लव।